नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं और आज दिन भर की अपडेट हम आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। देखिए, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में बहुत सारी चीज़ें, अब क्योंकि मुख्यमंत्री ने बजट दे दिया है, बजट देने के बाद अब अब चर्चा होती है, बजट चर्चा, वो पिछले कल से चल रही है। 4 दिन का समय इसमें है और आज सदन में यही जो चर्चा है वो भी चल रही है। लेकिन पेंडिंग भर्तियों का जो मामला है वो आज पहली बार विधानसभा के अंदर, वो भी सत्ता पक्ष के एक विधायक के माध्यम से रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो बजट चर्चा के दौरान ही ये सब्जेक्ट आया, आपको याद है कि जो शिमला में पेंडिंग रिजल्ट को लेकर बहुत से जो स्टूडेंट हैं या जिन्होंने अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है, वो धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इन्होंने धरना जैसा दिया हुआ है एक, और उसमें क्रमिक अनशन कर रहे हैं, रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इनसे मिलने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पहले गए थे, लेकिन आज कांग्रेस के ही 2 विधायक जो इससे पहले रिजल्ट घोषित करने को लेकर बात करते रहते हैं, वो भी इनके साथ मिलने गए थे, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा। वहां क्या बात हुई, उसके बाद विधानसभा के अंदर किस तरह से ये मामला उठाया गया राजेंद्र राणा के द्वारा, इन सारी चीजों को आपके साथ आज बात करेंगे और जो बाकी मसले आज विधानसभा में रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए, जो आज बात की है इन स्टूडेंट्स ने इनके साथ, उसके साथ सचिवालय में, राज्य सचिवालय में फर्जी नौकरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। वैसे हर सरकार में इस तरह की घटना वैसे हो जाती है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। और फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स, या आप कहिए कि जो डीओ लेटर या उस पर जो सिग्नेचर और स्टैंप लगी थी, वो भी फर्जी होने की शिकायत सचिवालय प्रशासन की डिप्टी सेक्रेटरी के माध्यम से लगाई गई है। ये पूरा मामला क्या है वो आगे जानकारी आपको देंगे। आउटसोर्स पर आज विधानसभा के अंदर बहस हुई। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने भी कोशिश की कि जो आउटसोर्स का स्टाफ हॉस्पिटल से हटा दिया गया था, अस्पतालों से कोविड के दौरान जो रखा गया था, उसको रिटेन किया जाए। लेकिन फाइनली हुआ क्या वो बताएंगे। सरकारी होर्डिंग हटाने की प्रोसेस एक तरह से दोबारा से शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को क्या ऑर्डर इस बार हैं और इस बार क्यों एडवांस में ये चीजें कराई जा रही हैं, वो बात करेंगे। आपको बताएंगे कि किस बीजेपी नेता को हार्ट अटैक हुआ है। जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा होने वाला है और उसकी वजह क्या है वो भी बताएंगे। बरसात के बाद अभी जो ये मौसम का क्रम चल रहा है, इसमें जो चंबा और मंडी में पहाड़ दरके हैं, अनफॉर्चुनेटली मंडी में 6 मील के पास जेसीबी जो है वो मलबे के बीच में दब गई। ऑपरेटर उसके अंदर ही था, उसकी डेथ हो गई और बॉडी को अभी निकाला जा सका है। हाईवे अभी भी थ्रू नहीं हुआ है। एचआरटीसी का एक बड़ा फैसला है दिल्ली को लेकर, उसकी बात करेंगे। और ये क्योंकि 120 बसें रोज दिल्ली जाती हैं एचआरटीसी की विभिन्न डिपुओं से, उसको लेकर ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। एफसीए पर राज्य सरकार को एक झटका लगा है केंद्र सरकार की एक शर्त की वजह से, वो भी आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। और नादौन में केंद्रीय विद्यालय स्कूल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है। ड्रग्स के खिलाफ एक विधेयक 2016 में वीरभद्र सिंह सरकार ने पारित करके दिल्ली भेजा था, आज विधानसभा ने उसको वापस ले लिया। पूरी कहानी क्या है वो बताएंगे। जेबीटी ने एक अल्टीमेटम दिया है। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी का जो मेयर का कैंडिडेट था उसको विजयी घोषित कर दिया है और शिवरात्रि के ऑडिशन शुरू हो गए हैं। अंशकालीन कर्मचारी छूट गए हैं, जो एक बीच में वो उनके लिए हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए ऑर्डर हो गया, लेकिन अंशकालिक जो दिहाड़ीदार बनते हैं वो एक मामला है। आईपीएल अनाउंस हो गया है और जो मौसम का हाल है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, जहां तक बात मौसम की है तो अभी अलग अलग जगहों पे कई जगह बारिश हो रही है। ट्राइबल क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है आज भी, लाहौल स्पीति में, पांगी में, भरमौर में कुछ क्षेत्रों में ये बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है और इसके कारण जो तापमान है वो भी गिरा है। लेकिन कल के बाद परसों से जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हो जाएगी और दोबारा से, वैसे मैदानी क्षेत्रों में खासकर गेहूं की फसल के लिए जो बारिश का इंतजार है अभी वो पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन अभी आज और कल का दिन है, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ उस तरह से जो बारिश होगी, क्योंकि फसल के लिए अभी जरूरी है। आईपीएल देखिए अनाउंस हो गया है और जो आईपीएल की अनाउंसमेंट है ये बेसिकली 22
मार्च से देश में ही शुरू होगा। और असमंजस इस बार इसलिए था क्योंकि 2019 के बाद अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव और आईपीएल एक साथ आ रहा है, दोनों जगह फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में, तो इसलिए संशय था कि क्या जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है, क्या उसमें कोई बदलाव होगा। फाइनली यह है कि कोई बदलाव नहीं है। 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगा देश में। और जो आईपीएल के चेयरमैन हैं अरुण धूमल, उन्होंने आज ये स्पष्ट किया है कि 22 मार्च से आईपीएल जो है वो उसी तरह से देश में होगा। जहां तक बात अंशकालीन कर्मचारियों की है तो उसको लेकर जो एक मिस हो गई थी एक चीज, वो आपको जो 7 वर्ष पूरे कर चुके हैं अपनी सेवा के, उनको डेली वेजर बनाते थे और ये क्रम पहले से था। राज्य सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनके लिए ऑर्डर कर दिया। जो 31 मार्च को कार्यकाल के हिसाब से ऑर्डर होता था वो रेगुलर भी हो गए। लेकिन अंशकालीन कर्मचारी जो उसके बाद दिहाड़ीदार बनाए जाते हैं उनको लेकर अब भी ऑर्डर नहीं हो पाया है और ये हमारे ध्यान में मामला भी लाया था इन कर्मचारियों के माध्यम से ही, इसीलिए हमने इसको बुलेटिन में लिया है। वैसे जब सरकार के साथ भी, जब क्योंकि आजकल सेशन चल रहा है इसलिए अधिकारी लोग भी सेशन में बिजी हैं, जब भी इस तरह की जो अपडेट करने की बात होगी तो उसमें अपडेट करेंगे ताकि जो इनको लेकर जो सरकार के स्तर पर जो स्थिति है वो क्लियर हो सके। अब देखिए, इससे पहले हम आपको आम आदमी पार्टी वाला जो अपडेट है वो बताएं। उससे पहले जो एक जो शिवरात्रि है मंडी की, उसको लेकर कुछ ऑडिशंस की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और क्योंकि मंडी शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय होती है, इसमें भाग लेने वाले कलाकारों के लिए ऑडिशन से सिलेक्शन होता है। 26 फरवरी से 2 मार्च तक ऑडिशन होंगे और ये जो ऑडिशन युवा सेवाएं और खेल विभाग के मंडी के टेनिस हॉल पड्डल में सुबह 10:30 बजे से किए जाएंगे। और सांस्कृतिक उप समिति के अध्यक्ष हैं रोहित राठौर, जो एडीसी मंडी हैं, उन्होंने ये शेड्यूल घोषित किया है। और इसी शेड्यूल के मुताबिक जो ये ऑडिशन है वो अलग अलग तरह उपमंडलों से जो लोग आए उनका शेड्यूल बनाया गया है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप उसमें जो है वो भाग ले सकते हैं। चंडीगढ़ में अगर बात करें, जो मेयर के इलेक्शन को लेकर अपडेट हमारे सामने आई है, वो अपडेट ये है कि जो चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज बैलेट जो है वो मंगवा लिए थे, वहां सीजेआई की कोर्ट में ये केस लगा था। कोर्ट ने पहले 8 वोट जो अमान्य किए थे उसको भी काउंट कर लिया है। आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार के पक्ष में वो पड़े थे और उसके बाद जजमेंट आई। जजमेंट में ये अनाउंस कर दिया गया कि जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, वो ही चंडीगढ़ के अगले मेयर होंगे। और इसी अनुसार अब जो सारा शेड्यूल है वो आगे बना है। तो ये एक जीत जो है आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में मिली है। जो पहले जो चुनाव अधिकारी लगाए गए थे उन्होंने कुछ टेम्परिंग कर दी थी, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी और बीजेपी का जो मेयर है वो बना दिया था। तो ये आज एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है। जेबीटी ने एक अल्टीमेटम दिया है और ये भी रोजगार को लेकर मामला है, क्योंकि जेबीटी ने ये कहा है कि अगर जो आचार संहिता लगने से पहले भर्तियां या नोटिफिकेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्योंकि इनको लग रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो खराब हो जाएगी, इसीलिए चुनाव से पहले ये जेबीटी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश परियाल, इनके नाम से ये प्रेस नोट आया है। ये कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने टीजीटी का भी मामला बीच में उठाया है कि जो बैच वाइज हैं वो भी और जो कमीशन की हैं वो भी शेड्यूल जारी हो जाए, ताकि जो ऐसा ना हो कि इनको जो चुनाव आ रहे हैं उसकी आचार संहिता में ये फंस जाएं और उस आचार संहिता के कारण ये भर्तियां और लटक जाएं। तो इन्होंने राज्य सरकार को कहा है कि कोड लगने से पहले पहले ये प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। ड्रग्स के खिलाफ विधेयक वापस ले लिया है सरकार ने। वैसे देखिए, इसमें आज ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कर्नल धनीराम शांडिल, उनकी तरफ से ये मामला विधानसभा में रखा गया, उसको विड्रॉ कर लिया गया। और विड्रॉ इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले जो ये मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक जो एक्ट था, जिसमें ये संशोधन किया था 2016 में राज्य सरकार ने, और संशोधन ये किया था कि जिन दुकानों में जहां दवाइयां बेची जाती हैं और वहां अगर ऐसा शक हो कि ड्रग्स बेचा जा रहा है तो इसमें पावर दी गई थी उस परिसर को सील करने की, उस दुकान को सील करने की। और उसके लिए, क्योंकि ये एक्ट जो है वो सेंट्रल एक्ट है और स्टेट ने इसको इनके रूल्स में अमेंड करना था अपने लिए, तो ये 2016 में पारित किया गया वीरभद्र सिंह सरकार के समय हिमाचल विधानसभा से, और प्रेसिडेंट की असेंट के लिए इसको भेजा गया। लेकिन प्रेसिडेंट ने असेंट इसमें नहीं की और ये कहा कि जो हिमाचल ने प्रपोज किया है संशोधन
वो भारत सरकार ने ही 2008 में ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए स्टेट में अलग से बिल की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज क्योंकि पिछली कैबिनेट में सरकार ने इसको विड्रॉ करने की अनुमति दे दी थी, तो आज इस विधेयक को वापस ले लिया गया है। तो ये वो अब हमें इंतजार है वर्तमान सरकार के सुखाश्रय का जो अधिनियम था उसका, जिसको भारत सरकार को प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेजा गया है, जिसके लिए विपक्ष ने विधानसभा में कहा था कि ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके प्रावधान इसमें लिए गए हैं, और इसीलिए ऐसा लग रहा है जिस तरह से ये इस एक्ट में हुआ उसी तरह से कहीं सुखाश्रय वाले एक्ट में भी भारत सरकार ना करे, क्योंकि उसमें भी कुछ चीजें ओवरलैपिंग है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के वहां से ली गई हैं या उसकी तरह की हैं। जहां तक बात है इसके बाद अगली वो है जो नादौन में प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया। देखिए हिमाचल में 2 जगह आज प्रधानमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय स्कूल भवनों का जो है वो लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। वो जम्मू में थे शायद, वहां से ये उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री ने वहां से किया है। नादौन में और सलो में, ये सलो के साथ नलेटी में, और जो 6 केंद्रीय विद्यालय टोटल हिमाचल में अब हो गए हैं, और नादौन, सलो, नलेटी, घुमारवीं, बंगाणा, धर्मपुर, संधोल, ये 6 हो गए हैं टोटल हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी में ही। और ये 2 जो हैं इनकी 38 करोड़ की लागत से नादौन और सलो का जो भवन का लोकार्पण है वो आज प्रधानमंत्री ने किया है। जो सलो में राज्यसभा सांसद खुद थे सिकंदर कुमार, और जहां तक हमीरपुर की बात है वहां डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह थे, और ये जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए हैं। इसके बाद अगली बात करें तो वो एक बात है एफसीए को लेकर। देखिए एफसीए का जो मामला है थोड़ा क्रिटिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि जो भारत सरकार ने स्टेज 2 क्लियरेंस के लिए एक नई शर्त लगा दी है, जिसको लेकर अब हिमाचल में भी जो केसेस हैं वो थोड़ा सा अटकने के आसार हैं, और इसको लेकर अब पीसीसीएफ हॉफ ने चीफ सेक्रेटरी से मामला उठाया है। दरअसल हिमाचल में एक जो नोटिफिकेशन थी, और ये नोटिफिकेशन थी पहले की हुई, जो राज्य सरकार ने की हुई थी, जिसके मुताबिक जो ये 25 फरवरी 1952 की नोटिफिकेशन है। इसके मुताबिक हिमाचल में जितना भी वेकेंट एरिया है उसको फॉरेस्ट घोषित कर लिया गया था, और इसके बाद हिमाचल का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 55,673 वर्ग किलोमीटर, उसमें से जो 37,033 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ये 68% बनता है। इसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था, मतलब जो भी लैंड यूज नहीं हो रही है सरकारी या वेस्ट लैंड जो है वो उसको फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया गया था। और जब हम एफसीए केसेस में जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए लैंड प्रोवाइड कराते हैं जहां पे पौधारोपण किया जाना होता है, उस लैंड को 1952 की जो नोटिफिकेशन है इसको स्टेज 2 में भारत सरकार ये मान लेती थी कि चलिए इसको फॉरेस्ट के लिए ऑलरेडी दे दिया गया है या घोषित कर दिया गया है, तो स्टेज 2 में इसको ले लिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है उन्होंने एक ऑब्जेक्शन ये लगाया है कि स्टेज 2 क्लियरेंस के लिए जो एफसी के जो रूल्स हैं 2023 के, उसके पैरा 13(3)(c) के मुताबिक जो चाहे जो लैंड है वो जो चरागाह दरख्तानी क्यों ना हो, उसको अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पहले जो है वो घोषित करना होगा, और उसके बाद उसकी म्यूटेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के नाम IFA यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के मुताबिक करनी होगी। अब इसके कारण अभी 5-6 प्रोजेक्ट हमारे स्टेज 2 क्लियरेंस में फंस गए हैं। उसमें जो भुंतर एयरपोर्ट भी है, एक पोर्शन उसका परौर के पास का पोर्शन पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का है, और फिर यहाँ पे SJPNL का प्रोजेक्ट है, ये सतलुज से पानी लाने वाला, उसी तरह से हेलीपोर्ट और जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हैं वो भी हैं। अब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अगर DG फॉरेस्ट भारत सरकार से ये मामला टेकअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ नया इसमें हो सकता है। अगली बात करें HRTC का एक बड़ा फैसला, दिल्ली के राजघाट डिपो में अब HRTC की बसें पार्क होंगी, और इससे हर साल HRTC को 1 करोड़ रुपए की बचत होगी। HRTC और जो दिल्ली पथ परिवहन निगम है उनके बीच में MOU साइन हो गया है। रोजाना दिल्ली 120 बसें जाती हैं। इससे पहले ये निजी पार्किंग है 2 दिल्ली बस अड्डे से 12 किलोमीटर दूर जगतपुर में, वहां पार्क होती थी, और हर महीने 3.5 लाख रुपए इनका देना पड़ता था। अब इससे ये बच जाएंगे। जो HRTC के MD हैं रोहन चंद ठाकुर, उनकी इंटरवेंशन के बाद ये करेक्शन हो पाई है, और इससे हिमाचल का पैसा भी बचेगा। अब बात करते हैं हिमाचल में आज जो 2 हादसे हुए हैं उनकी, और दोनों ही हादसे अनफॉर्चुनेट हैं।
ये दोनों हादसों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी देखिए आज जो हादसा है वो तो हुआ जो मंडी में जो 6 मील के पास जहां पे काम चल रहा था चंडीगढ़ मनाली 4 लेन का, और उसमें जो मशीन लगी हुई थी मलबे को हटाने को लेकर, ऊपर से पहाड़ का और मलबा आ गया, इसमें चट्टानें भी शामिल थी, इसमें जेसीबी ऑपरेटर समेत दब गई और अभी भी जो खुल नहीं पाया है, लेकिन हाईवे नहीं खुला है, लेकिन जो डेड बॉडी है वो निकाल ली गई है अंदर से क्योंकि वो दब गया था, क्रश हो गया है जो ऑपरेटर है। और जो ये एक पहला हादसा है। दूसरा हादसा चंबा तीसा मुख्य सड़क पे हुआ है जहां पर एक हिस्सा जो है इस सड़क का धंस गया है, नीचे गिर गया है और इस कारण ये सड़क अब लगभग अभी बंद हो गई है। तो ये देखिए, ये इससे पहले शिमला में भी कुछ ऐसा लैंडस्लाइड जैसे मामले सामने आए थे और बरसात निकल जाने के बाद भी जब अब बारिशें हो रही हैं तो इस तरह के हादसे हमारे सामने आ रहे हैं। इसका मतलब हिमाचल में अभी भी जो नुकसान है या जो लैंड है वो स्टेबल नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस तरह की और चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। जहां तक जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे की बात है तो अभी तक आए शेड्यूल के मुताबिक 23 फरवरी को जेपी नड्डा बिलासपुर आ रहे हैं। एक दिन का सिर्फ ये विजिट है और ये एक दिन का विजिट जो है वो बिलासपुर एम्स में ही होने वाला है। उसका एक मोटिव भी है क्योंकि बिलासपुर एम्स में जो अभी आ रहे हैं जेपी नड्डा, तो उसकी वजह ये है कि वहां पर एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये हिमाचल में किसी भी अस्पताल में पहला प्रयोग हो रहा है और ये जो इनकी बिल्डिंग है जो ये बनाई जा रही है बिलासपुर एम्स में 40 करोड़ की लागत से बनेगी, रैन बसेरा की तरह होगी ये, और इसमें 300 कमरे बनाए जाएंगे तीमारदारों के परिजनों के लिए। बेसिकली एम्स में पहले प्रावधान ये था कि जितने इनके बेड्स हैं जहां इंडोर पेशेंट को रखते हैं वहां पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रखने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन क्योंकि एम्स में जो लोग हैं ऐसे मरीज आते हैं जिनको ज्यादा इलनेस होती है या ज्यादा टाइम लगता है रिकवर करने को, तो पहली बार ये सोचा गया कि यहां पे एक रैन बसेरा जैसी कोई बिल्डिंग बनाई जाए जहां पेशेंट जो एडमिट हो उसके अटेंडेंट को साथ ही रूम भी अलॉट हो जाए रहने के लिए। और जो इसीलिए इसमें 300 कमरों का ये वो है, टारगेट ये रखा गया कि 1 साल के भीतर इसको बनाना है। जेपी नड्डा खुद इसका शिलान्यास करेंगे, उनके साथ 2-3 मंत्री भी आ सकते हैं, अनुराग ठाकुर तो आएंगे ही, उनके साथ मनसुख मांडविया या फिर अभी टेंटेटिवली जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह है उनका भी आने का कार्यक्रम है, लेकिन अभी फाइनल होगा कि वो आते हैं कि नहीं। 23 फरवरी का ये जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा है। इनके साथ अगली बात करें अगर तो वो है बीजेपी नेता को हार्ट अटैक की बात। देखिए, हिमाचल में संगठन मंत्री हैं सिद्धार्थन जी बीजेपी के, और अभी पवन राणा के दिल्ली शिफ्ट होने के बाद उनकी यहाँ ट्रांसफर हुई थी। अभी दिल्ली में जो राष्ट्रीय परिषद थी उस बैठक के लिए वो गए हुए थे और वहां पे जिस दिन खत्म हो गई थी बैठक उस दिन उनको जो कार्डियक अरेस्ट है वो हुआ और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया है। वो रिकवर कर रहे हैं, स्टंट भी डल गया है, फोर्टिस में ये इलाज हुआ है और अब स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अब खतरे से बाहर भी हैं। तो ये चीजें अभी जैसे मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी को जो साइलेंट अटैक था उनको नहीं बचाया जा सका था क्योंकि पता ही लेट लगा। उसके बाद ये दूसरा इंसिडेंट है। उसके पहले जो यहाँ पे फाइनेंस के जो सेक्रेटरी और होम के सेक्रेटरी हैं अभिषेक जैन, उनको भी माइनर अटैक था और उनका भी आईजीएमसी में उपचार हुआ था। तो इस तरह के मामले अब जो लगातार देखने को मिल रहे हैं। सरकारी होर्डिंग हटने को लेकर एडवांस में प्रैक्टिस शुरू हो गई है। देखिए, यहाँ पे जो सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक लेटर गया है ऑफिस ऑफ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ये बेसिकली चुनाव आयोग से आया था। उसके बाद सभी एसडीएम ने अपने अपने दायरे में आगे ऑर्डर किया है और इन्होंने ऑर्डर किया है कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट इस बार लगेगा उस कोड ऑफ कंडक्ट से पहले बैनर, होर्डिंग सब कुछ हटा दिए जाएं। जो हटेंगे वो हैं होर्डिंग, पोस्टर, स्टिकर, बैनर, फ्लैग, वॉल राइटिंग, पेंटिंग और वो सारी वेबसाइट जहां पे पीएम सीएम की फोटो लगी है, मिनिस्टर्स की लगी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की लगी हैं और इस तरह के सारे जो सरकारी दफ्तरों में होर्डिंग होंगे और 24 घंटे के भीतर ये रिमूवल करना होगा। इस बारे जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से ऐसे निर्देश हैं।
जहां तक आउटसोर्स को लेकर बहस की बात है, आज विधानसभा में ये मामला लगा था। राकेश जम्वाल ने पूछा था, बीजेपी के विधायक ने, जवाब में ये आया कि जो डीएचएस के माध्यम से, डायरेक्टर के माध्यम से 641 थे, डीएमई के माध्यम से 1275 थे, टोटल 1916 थे, इनको हटा दिया गया है अब। और सवाल ये था कि इनकी पेंडिंग पेमेंट कब करेंगे। जवाब इसका मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि जब इनको लगाया गया तो इनके लिए कोई रूल्स नहीं बनाए गए थे, और जो बिना रूल्स के लगाए जाते हैं उनको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, इनके लिए इनकी सेवाओं को हटा दिया गया। इनकी कुछ पेमेंट देने को बचती है 3.5 करोड़ की, उसको जल्दी कर दिया जाएगा, ये सीएम ने कहा। उसके बाद बहुत सारे विधायकों ने इसमें इंटरवीन किया। इसमें इवन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा कि इसको जो मानवीय आधार पे सरकार देखे, क्योंकि कोविड के दौरान जो इमरजेंसी की सिचुएशन थी उसमें उस वक्त लोगों की जिंदगी बचाना पहला काम था। और ये वो कर्मचारी हैं जब नियम ऐसे थे कि परिवार का भी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं जा सकता अपने पेशेंट को पानी पिलाने के लिए, दवा देने के लिए, उस वक्त इन कर्मचारियों ने संभाला, और इसीलिए इसको मानवीय आधार पर देखा जाए। बीच में जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने भी कोशिश की इसी बात को कहते हुए कि ये इमरजेंट सिचुएशन की बात है तो क्या इनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जहां जरूरत पड़ेगी, इनके अनुभव को देखते हुए वहां इनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अभी इनको इमीडिएट रिटेन करने को लेकर कोई बात नहीं हुई है। तो ये आउटसोर्स की जो आज बात थी वो हो गई। अब सचिवालय में एक जो फर्जी भर्ती का मामला सामने आया है। देखिए, राज्य सचिवालय में हुआ ये कि जो सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्टी सेक्रेटरी हैं, उनके साइन और स्टैंप के साथ 2 कर्मचारी वहां ज्वाइन करने आ गए राज्य सचिवालय शिमला में, जो राज्य सरकार का मुख्यालय है। देखिए, और यहां बात ये हो रही है कि यहां पे जो डीओ है उसमें अब कहा यह जा रहा है कि सिग्नेचर और स्टैंप दोनों फर्जी हैं। उसी शिकायत पर ये एक क्लर्क है और दूसरा चपरासी के पद के लिए है, और इसी शिकायत पे फिर डिप्टी सेक्रेटरी की शिकायत पे एफआईआर दर्ज हो गई है। और जो इसमें धाराएं लगा गई हैं आईपीसी की 419, 465, 468, 469, 471। अब इसके बाद आगे चलेगा कि ये क्या होगा, कैसे होगा, किसने ये किया। और ये जो लोग 2 लोगों के खिलाफ ये है जो ज्वाइन करने के लिए आए थे, अब ये बताएंगे कि इनको कैसे, किसने बनाए, ये किसको पैसे देके बनाए गए, किसने इनको संपर्क किया। तो ये चेन अब खुलेगी बुरी तरह से। इस तरह के मामले हालांकि पूर्व सरकारों की तरफ भी, पूर्व सरकारों के समय भी आते रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में ये पहला मामला है, इसलिए हमें इसकी जानकारी आपको दी। और ये जो एफआईआर है ये अब दायर करने के बाद पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब इसके बाद पेंडिंग भर्तियों का मामला लेते हैं जो आज हुआ, और जिसको लेकर सुबह से ही एक्टिविटीज लिए थी कि कांग्रेस के ही 2 विधायक जिनकी सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, जो है 817 और 962, 980 की पोस्ट कोड वाले अभ्यर्थी जो चौड़ा मैदान में ही बैठे हुए हैं, जिनसे अभी सरकार के प्रतिनिधियों की तौर पे अभी किसी से बात नहीं हुई है। 2 लोगों के आज जो दोनों लोग मिलने गए थे वो जरूर आज मिलने गए, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, लेकिन ये पहले खुला पत्र भी लिख चुके हैं, मीडिया में भी बयान दे चुके हैं, तो इनकी सुनवाई कुछ नहीं हुई। लेकिन फिर भी ये मिलने गए, इन्होंने वहां पे बात की। नई बात यह है कि जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पहले तो कह रहे थे कि ओवरेज हो गए बहुत से, लेकिन इस बार ये भी कहा कि शादियां टूट गई, लेकिन क्योंकि नौकरी नहीं मिली और शादियां टूट गई और इधर सरकार रिजल्ट नहीं दे रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि कंडीशनल दी जा सकती है, या तो विजिलेंस ब्यूरो वाले क्लियर कर दें कि उन्होंने आगे क्या करना है, चार्जशीट क्यों नहीं दी जा रही, और सरकार फिर उसमें कंडीशनल अपॉइंटमेंट भी दे सकती है। इस तरह की बात जब बाहर हुई तो उसके बाद राजेंद्र राणा ने अंदर विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान ये मामला विधानसभा के अंदर उठाया, और उन्होंने अंदर ये कहा कि सरकार को इस मामले में, क्योंकि हिमाचल के ये बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, और ये भी कहा कि इससे पहले पीटीए को लेकर भी कंडीशनल कई चीजें हुई हैं, तो इनको क्यों ना किया जाए। जब जो कांग्रेस के विधायक सुधीर शर्मा हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जब ये बात अपनी कर रहे हैं, हिमाचल के ही बच्चे हैं, इनसे इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इनकी बात सुनी, और अब सरकार में भी ये बात रखेंगे कि ये इनके साथ जो अन्याय है वो उस तरह का ना हो। तो ऑफिशियली अब ये हो गया, इसका इंपैक्ट आपके लिए आगे क्या है वो अब ऐसा हो गया कि क्योंकि विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान ये बात उठ गई, रिकॉर्ड पे आ गई, अधिकारी वहां रिकॉर्ड करते हैं, और जब मुख्यमंत्री बजट चर्चा का जवाब देंगे तो वो इस बिंदु को भी एड्रेस करेंगे या नहीं, ये उनके ऊपर है। लेकिन बजट चर्चा में जो मसले उठते हैं जनरली उन सबका जवाब आता है,
तो ये हम अब ये अपेक्षित है कि सीएम इन मामले में भी अंदर जवाब दें। वैसे सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में, लेकिन वो अभी आएंगे नहीं। रिप्लाई जो सरकार का आया है कि उनको 3 महीने का समय दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने का समय देने का मतलब है लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस पे फैसला लेगी। अब क्योंकि बजट चर्चा में ये मामला आ गया है, आगे क्या होता है वो वहां पता लगेगा। जहां तक बात इसके साथ साथ अभी है जो एक इंपॉर्टेंट सूचना हमने अपने व्यूअर्स को देनी है, खासकर जो यंग जनरेशन है उनको, शिमला में जो मिस हिमाचल, क्योंकि अब ऑडिशन लॉन्च हो गए हैं 2024 वाला जो इवेंट है उसके, और इसीलिए अभी जो शिमला वाला ऑडिशन है वो फाइनल हो गया है। आरकेएमवी कॉलेज में ये है, 29 फरवरी को आरकेएमवी कॉलेज में है। और इसकी जो सूचना है, क्योंकि सूचना के नाते हमने शेयर करना था, जो भी जो गर्ल्स इसमें इंटरेस्टेड हों ऑडिशन के लिए, वो वहाँ ऑन स्पॉट भी वो करवा सकती हैं। वैसे इसको लेकर जो जानकारी है वो 29 को जो ऑडिशन है वहाँ ऑन स्पॉट भी मिल सकती है, और जो हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी इसकी पोस्ट चल रही हैं उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी साथ में दिए गए हैं। तो ये सारे मामले आज के थे। कल भी बजट चर्चा उस तरह से रहेगी और कल के मामले हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। आपकी अगर कोई क्वेरी हो, जैसे ये नरेश जी कर रहे हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर, तो इनको ये बता दें कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर पिछली कैबिनेट में मामला गया था और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको भेज दिया था 5% कोटा थ्रू करने के लिए, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं लगा था। मोस्ट लाइकली अगली कैबिनेट के लिए आपको इंतजार करना होगा। जेओए लाइब्रेरी के पद भरने को लेकर जो रविंद्र धरेक और कुछ लोग और कमेंट कर रहे हैं, वो अभी कोई प्रोसेस नहीं है, ना ही डिपार्टमेंट की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से। आप लोग अगर इसकी डिमांड करें तो ही आगे चीजें जो हैं इसमें आ सकती हैं। आपका भी अगर कोई और कमेंट हो तो आप इसी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।